अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, दिल लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट किया हुआ था। इससे पहले जो है प्रीवियस लेक्चर में हमने आईआर के कुछ बेसिक कंसेप्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी को रिकॉल किया था और आईआर के बारे में ये बताया था कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आईआर देंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में कुछ मैं रिकॉल करना चाहूंगा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो उसको जाकर देखें, तभी जाकर आपको आगे जो है बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो हमने पढ़ा था कौन कौन से कंपाउंड हैं। अब ये तो हमें पता था कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान वाइब्रेशंस हो रही होती हैं। वाइब्रेशन से उनके दरमियान जो होती है वो फ्रीक्वेंसी जो है ईएमआर उनकी वाइब्रेशन से जनरेट हो रही होती हैं। और जो हमारे पास आईआर होती हैं वो तो वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं। जब उसके ऊपर आएंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी वहां पर वो रेडिएशन जो होंगी मॉलिक्यूल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो क्या सारी जो रेडिएशन आ रही होती है जिन जिनकी फ्रीक्वेंसी मिल रही होती है सारी की सारी उसमें ऑब्जर्व होंगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशन होती हैं। वो मॉलिक्यूल जिनका कोई नेट डाइपोल मूवमेंट होगा, जिनका डाइपोल मूवमेंट चेंज हो रहा होगा, जिनका वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर चेंज हो रहा होगा, तब अगर उनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आईआर की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो रही होगी तो फिर जाके जो है रेडिएशन ऑब्जर्व होंगे। तो हमने ये चीज डिस्कस करी थी। मतलब सारी की सारी रेडिएशन ऑब्जर्व नहीं होगी जिनकी फ्रीक्वेंसी मिल रही होगी। अब वो कुछ वो भी रेडिएशन होंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी मिल रही होगी लेकिन आगे वाले जो मॉलिक्यूल होगा उसका डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं हो रहा होगा, कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। तो वो वाली रेडिएशन जो है वो ऑब्जर्व नहीं होगी। उसके लिए कंडीशन थी डाइपोल मोमेंट का चेंज होना जरूरी था। और सेकंड कंडीशन ये थी कि जिनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी फिर मैच करेगी डाइपोल मोमेंट चेंज होने के बाद वो जाके उसके अंदर क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो इसको अगर हम कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे पास जब रेडिएशन ऑब्जर्व होती है उसके नतीजे में क्या होता है। अब जब कोई भी मॉलिक्यूल जो है रेडिएशन ऑब्जर्व करेगा पहले वो ग्राउंड स्टेट में होगा, उसकी क्या होगी, एक्साइटेशन होगी, वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएगा। अगर तो हमारा मॉलिक्यूल सपोज यहाँ पर ग्राउंड स्टेट के अंदर पड़ा है, इसने रेडिएशन ऑब्जर्व की और ये लोएस्ट एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में जाता है, यानी कि सबसे नीचे वाली स्टेट के अंदर एक्साइट होके जा रहा है। तो इस तरह की एब्जॉर्प्शन को हम कहेंगे फंडामेंटल एब्जॉर्प्शंस। यानी कि एक्साइटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल आफ्टर अब्सॉर्बिंग आईआर रेडिएशन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू लोएस्ट एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। और अगर यही मॉलिक्यूल हमारा यहाँ से एक्साइट होके ग्राउंड स्टेट से हाईएस्ट एक्साइटेड एनर्जी स्टेट के अंदर जा रहा है, मतलब जो सबसे ऊपर वाला एनर्जी लेवल है उसके अंदर जा रहा है, तो इस तरह की जो होगी उसको हम कहेंगे, उस तरह की जो होगी उसको हम कहेंगे ओवरटून्स। तो ओवरटोन्स को हम डिफाइन कर सकते हैं द एक्साइटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल आफ्टर अब्सॉर्बिंग आईआर रेडिएशन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू हाईएस्ट एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। उसके बाद कुछ ये कंसेप्ट है, कॉम्बिनेशन बैंड क्या होता है, डिफरेंस बैंड क्या होता है, फर्मी रेजोनेंस क्या होती है। अब जो कॉम्बिनेशन बैंड होता है, सपोज हमारा दरमियान में सेंटर में एक मॉलिक्यूल है, उसके इर्द गिर्द दो मॉलिक्यूल है, उनका डाइपोल मोमेंट चेंज हो रहा है। पहले ये जो मॉलिक्यूल है इस तरफ दोनों इस एक इस साइड में जाता है, दूसरा जो है इस साइड में, दोनों मतलब एक साइड पे ही जा रहे हैं, ये इधर जा रहा है और ये जो है ये इधर जा रहा है। तो दोनों के नतीजे में एक जो है, एक इसके नतीजे में वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही होगी और एक इसके नतीजे में। अब ये केस इस तरह भी हो सकता है ये इधर जा रहा हो और ये वाला भी इसके पीछे इधर जा रहा हो। तो इसकी अपनी जो है ईएमआर प्रोड्यूस कर रहा होगा, ये ईएमआर अपनी प्रोड्यूस कर रहा होगा। इन दोनों एटम की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो जो है मिल के एक कम्बिनेशन बैंड प्रोड्यूस कर देती हैं। तो इस तरह की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है उसको हम कम्बिनेशनल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसके नतीजे में बैंड बन जाते हैं जिनको हम कम्बिनेशन बैंड कहते हैं।
डिफरेंस बाइंड बिल्कुल इसके उलट होगा, एक मॉलिक्यूल एक साइड पे जा रहा है, दूसरा बिल्कुल उसके अपोजिट आ रहा है, तो उनके डिफरेंस के बाद यहाँ पर माइनस का साइन है, तो उनके डिफरेंस के नतीजे में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी बाकी बच रही होगी, ओवरऑल जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी होगी उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, उसको नतीजे में जो बैंड बनेगा उसको हम डिफरेंस बैंड कहेंगे। अब हमारे पास फर्मी रेजोनेंस क्या होता है? एक्चुअली फर्मी रेजोनेंस ये जो हमारे पास फंडामेंटल वाइब्रेशन है, पहले सपोज हमारा मॉलिक्यूल यहाँ से आया, कुछ देर यहाँ ठहरा, फिर यहाँ पर एकदम से इधर चला गया, या एक जो मॉलिक्यूल है उसने वही मॉलिक्यूल सेम पहले एक्साइटेशन यहाँ पर भी, फिर सेकंड टाइम उसने एक्साइटेशन यहाँ पर की हाईएस्ट लेवल पर, तो यहाँ पर फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन या ओवर ट्यून को जब हम प्लस करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास जो आती है रेजोनेंस, उसको हम कहते हैं फर्मी रेजोनेंस। साथ ही ये कम्बिनेशन बैंड भी दिया हुआ है। कम्बिनेशन बैंड के मैंने बताया था ना कि जब दो फ्रीक्वेंसीज जो है वो आपस में प्लस हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो उसके नतीजे में नई फ्रीक्वेंसी बनती है। सपोज पहले यहाँ से ये यहाँ पर गया, एक फ्रीक्वेंसी के साथ में रेडिएशन ऑब्जर्व की यहाँ तक आ गया, फिर सेकंड इसने इधर से ऑब्जर्व करके इधर तक चला गया, तो फिर ये फंडामेंटल अब्जॉर्प्शन के अंदर क्या हो जाएगा, कम्बिनेशन बैंड प्लस हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे फर्मी रेजोनेंस। उसके बाद है वाइब्रेशनल कपलिंग। ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन बैंड की ही तरह है। वाइब्रेशनल कपलिंग में क्या होता है कि हमारे पास दो जो मॉलिक्यूल होते हैं साथ साथ एक ही जो स्ट्रेचिंग या बेंडिंग मूड में, या बेंडिंग और स्ट्रेचिंग मूड में, या सिमिलर वाइब्रेशनल जिनकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वो जब आपस में मिलते हैं तो उसके नतीजे में रिजल्टेंट क्या होता है, ओवरऑल जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है। सपोज वो पहले जो थे अलग अलग, जैसे दो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एक थी, उसकी दो थी, वो आईआर भी दो की ऑब्जर्व करके एक्साइटेशन कर रहा था। अब क्या, जब ये इस तरह की कंडीशन में आए, कॉमन स्ट्रेचिंग मोड के अंदर आए, कॉमन बॉन्ड या बेंडिंग मोड के अंदर उनके आए, या कॉमन बेंडिंग और स्ट्रेचिंग मोड या सिमिलर उनकी जब वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हुई, तो वो दो और दो क्या हो गई, मिल गई, चार हो गई। अब वो क्या करेंगे, दो के साथ जो है वो एक्साइटेशन शो नहीं करेंगे, या दो हर्ट्ज की जो आईआर की रेडिएशन है वो ऑब्जर्व करके एक्साइटेशन नहीं करेंगे, अब वो चार की ही ऑब्जर्व करेंगे तभी एक्साइटेशन शो करेंगे। उसके बाद कपलिंग जो है मजीद जो है नहीं होती अगर उनके दरमियान दो या दो डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स वो आपस में सेपरेटेड हो या उनकी सिमेट्री सही ना हो, तो वाइब्रेशन कपलिंग नहीं होती है। वाइब्रेशन कपलिंग के नतीजे में होता क्या है कि ओवरऑल जो फ्रीक्वेंसी होती है, पहले जो थी कम आईआर की रेडिएशन ऑब्जर्व हो रही थी, अब वो ज्यादा ऑब्जर्व हो रही है। इसकी एग्जांपल यह है कि हमारे पास ये CO2 का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ कॉमन बॉन्ड भी आ रहे हैं स्ट्रेचिंग और बेंडिंग मोड के अंदर, और ये कॉमन एटम्स भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी सेम बॉन्ड है, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। तो अगर हम देखें तो कार्बन डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन था वो नॉर्मली 1700 के राउंड अबाउट जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करता है, लेकिन जब ये कॉमन बॉन्ड दोनों टाइप में आ जाते हैं तो क्या होता है, ओवरऑल जो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, जो आगे वाली फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हो रही होगी बढ़ जाएगी। अगर हम देखें तो एक्चुअल तो ये होना चाहिए था कि ये मॉलिक्यूल भी 1700 के ऊपर ऑब्जर्व कर लेता और ये भी 1700, लेकिन एक्चुअल में ये 2330 पर सेंटीमीटर में ऑब्जर्व करता है, यानी 2330 पर सेंटीमीटर की जो है रेडिएशन जो है ऑब्जर्व करता है, उसके नतीजे में ये एक्साइटेशन शो करता है, तो उस रीजन में इसकी जो पीक होती है हमें मिल रही होती है। तो ये जब कॉमन बॉन्ड हो जाते एक ही इन्वायरमेंट के अंदर आ जाते हैं तो वहां पर होता है वाइब्रेशनल कपलिंग का फेनोमिना। जब वहां पर वाइब्रेशनल कपलिंग का फेनोमिना होगा तो ओवरऑल जो फ्रीक्वेंसी होगी वो नॉर्मल से क्या करेगी, बढ़ जाएगी। अब होता क्या है, बेंडिंग वाइब्रेशन के लिए ना हमें कोई एक दरमियान में कॉमन बॉन्ड चाहिए। सपोज ये हमारे पास ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये दोनों बेंड करना चाहते हैं। दो तरह की वाइब्रेशन हमने पढ़ी थी ना, बेंडिंग और स्ट्रेचिंग। तो अगर बॉन्ड ने बेंड होना है तो इसके लिए जरूरी है, अगर ये बॉन्ड बेंड होना चाहता है, ये बेंड होना चाहता है, तो इनके दरमियान एक कॉमन बॉन्ड का होना जरूरी है, तभी ये बेंड कर पाएंगे। सपोज ये अकेला बॉन्ड है, जब ये बॉन्ड इसको साथ ही ना हो तो ये किस तरह बेंड करेगा, ये बेंड नहीं कर पाएगा। तो बेंडिंग के लिए जरूरी है कि अगर कोई भी दो बॉन्ड जो है वो बेंड करना चाहते हैं तो उनके दरमियान एक कॉमन बॉन्ड को होना जरूरी है। उसके बाद है स्ट्रेचिंग क्या होती है।
अब यहाँ पर अगर देखें तो ये ए जो है इनके दरमियान एक कॉमन पॉइंट आ रहा है, ये सी है और ये बी है। अगर सी जो है और बी जो है ये बेंड करना चाहते हैं तो ये ए इनके दरमियान मौजूद है, ये कर सकते हैं, तो इनके दरमियान जो होगी वो होगी बेंडिंग। अब यहाँ से लेकर इसको भूल जाएं, ए बी को भूल जाएं, सी ए को जहन में रखें, तो ये क्या करेगा, स्ट्रेचिंग शो करेगा। अब इसको भूल जाएं, ए और बी क्या करेगा, ये भी स्ट्रेचिंग शो करेगा। लेकिन जब इनके दरमियान कॉमन एक बॉन्ड आ जाएगा और दो एक कॉमन बॉन्ड से, यानी कि अब सी और बी ए से सेपरेट हो रहे हैं, तो ये ओवरऑल बेंडिंग वाइब्रेशन शो करेगा। सी ए स्ट्रेचिंग और ए बी जो है वो भी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ही शो करेगा।